लगा सकते हैं कि स्मृति ईरानी को सपने में भी राहुल गांधी दिखाई देते हैं, उनको कितनी टेंशन है। युवा उसी के साथ जुड़ता है जिसके अंदर उसे प्रतिभा दिखाई देती है, अपना भविष्य दिखाई देता है। एक जो युवा किसी कंपनी में नौकरी करने जाता है, सबसे पहले देखते हैं उस कंपनी का धरातल क्या है, उस कंपनी में मेरी ग्रोथ कैसे होगी। तो यूथ भी उसी कंपनी में नौकरी करने जाता है जिसमें उसे ग्रोथ दिखाई देगी। तो जो भी मेरे बारे में बोलते हैं उनकी ग्रोथ खुद की खत्म हो चुकी है, दूसरा ग्रोथ क्या देंगे। मेरे अंदर लोगों को अपना भविष्य दिखाई देगा, मजबूत जो था वो आपके सामने आ गया रिजल्ट में। वो लोग 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, 35 साल का क्या रिजल्ट निकला, कुछ नहीं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद में आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, पार्टी के खिलाफ आप कहीं भी कूड़ा डंप करेंगे, विश्व में कूड़ा हर जगह डंप होता है। इन्होंने तो क्या विज्ञापन के आधार पर लोगों की मानसिकता के साथ खेला है, और इन्होंने जो किया आने वाले टाइम में जनता को जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा, साथ ही 20 साल से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे उनका परिचय, पर उससे पहले मैं इंटरव्यू की शुरुआत करूंगी श्याम बाबा के एक भजन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक भजन की 2 पंक्तियां सुनना चाहती हूँ। कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आपने भजन सुना होगा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जय श्याम बाबा की। और मैं भी काफ़ी लंबे समय से बाबा के दरबार में जाता हूँ, और बाबा ने हर किसी व्यक्ति का समय लिखा है, और हमारा समय भी जल्दी आएगा। हारा हूँ बाबा मुझे तेरा सहारा है, 2 लाइन इसमें आप ऐड करेंगे। हारा हूँ बाबा हमें तेरा सहारा है, और हमारा समय आएगा यही किनारा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले 20 साल से आपने जनता के लिए क्या क्या काम किया है। एक बार आप हमारी ऑडियंस को जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मैं पिछले 20 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में सक्रिय हूँ, और श्यामलाल कॉलेज जो कभी गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता था, आज श्यामलाल कॉलेज का पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम है। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि पिछले 20 साल से कॉलेज के अंदर कांग्रेस की यूनियन है। दूसरी ओर मैं पिछले 15 सालों से कड़कड़डुआ में वकालत कर रहा हूँ, और क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया है, निसहाय हो या उसके पास फीस हो या ना हो, उसका केस मैंने फ्री में लड़ा है। और मेरे मोबाइल में करीब 10,000 नंबर है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं, कि कोई भी व्यक्ति मुझे रात के 2 बजे भी फ़ोन करता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ। सर, क्या ऐसी आपको जरूरत पड़ी कि एक तरफ बीजेपी नगर निगम में है, पीएम मोदी हमारे केंद्र को संभाल रहे हैं, केजरीवाल भी है, तो आपको ऐसा क्या लगा जो आपके क्षेत्र में कमी है, आपको उतरना पड़ा एलएलबी छोड़ के और इन सब चीजों में आना पड़ा, चुनावी माहौल में आपको उतरना पड़ा? देखिए, वकालत मैंने छोड़ी नहीं है, वकालत मेरा पेशा है और राजनीति मेरी सेवा है। हमारे क्षेत्र की जो दुर्दशा है, एक तो क्या है कि लोग जो ये छोटा चुनाव है, छोटा चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है, लोग कई बार बहकावे में आकर इसमें पार्टी को चुन लेते हैं, और जब वो पार्टी को चुन लेते हैं तो जो उम्मीदवार होते हैं या जो जीते हुए लोग होते हैं उनके दिमाग चढ़ जाते हैं, और उन लोगों के बीच में नहीं आते हैं, और उनकी समस्याओं के लिए लोग उनकी तरफ आस भरी निगाह से देखते हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए, उनकी इन्हीं अवहेलना को देखते हुए मैंने खुद फैसला किया कि मैं चुनाव लड़के लोगों के बीच में जाऊँगा, और जिस पद पर आसीन होऊंगा उसकी सेवाएं लोगों को दूंगा। सर, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे थे, और आगे क्या आपकी प्लानिंग रहेगी इलेक्शंस को लेकर? देखिए, वार्ड 236 से करदमपुरी से मैं चुनाव लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से, और जनता का मुझे भरपूर प्यार और सहयोग मिला है। पहली बार चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे बहुत प्यार और सहयोग दिया। और आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है आपके बीच में, जो आपके अब जीते हुए निगम पार्षद हैं, आप कभी भी कोई भी काम उनसे कहना और कोई काम उनसे कहना, मेरे से बोलना, उनसे ज़्यादा काम आपके बीच में होगा, उनसे ज़्यादा समय आपको दूंगा, उनसे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। सर, ये भरोसा कब तक कायम रहने वाला है लोगों के बीच में आपका, जिस हिसाब से आप लोगों की सेवा थ्रू आउट द जर्नी करते रहे, लेकिन हारने के बाद भी आपके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है, तो कब तक ये लोगों का भरोसा बना रहेगा? देखिए, गिरते हैं शेर सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो पहले से घुटनों के बल चलते हैं। सर, अभी इलेक्शन के दौरान मैंने देखा, जैसे मैं सर्वे भी कर रही थी, उस दौरान मैंने देखा कि आपके पोजीशन पार्टी में बहुत सारे आपके भाई बंधु थे, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में मैंने आपके खिलाफ कोई वर्ड नहीं देखा। तो एक प्रत्याशी आपके लिए जो खड़े हुए थे, उन्होंने बोला जो इनकी टीम है वो पूरी कॉलेज के बच्चों की है, यानी आप जैसे बता रहे श्यामलाल कॉलेज की आपके बच्चे थे, वहाँ उन्हें सपोर्ट किया। तो उन्होंने ऐसे क्या सोचकर बोला होगा कि जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ कॉलेज के बच्चे और छोटे बच्चे ही हैं? देखिए, कुछ लोग अहंकार में इतने भरे हुए हैं कि जिनका अहंकार है टूट गया है। जो युवा होता है ना, वो युवा देश की जो इतिहास है उसको बदलने की शक्ति रखता है, और जिस भी उम्मीदवार के साथ या जिस भी कैंडिडेट के साथ युवा होगा,
वो अलग ही मंजिल की ओर पहुंचेगा। आप उनसे पूछिए, कभी उन्होंने जो भी मेरे बारे में कहते हैं, कभी उन्होंने बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी उन्होंने महिलाओं की सेवा नहीं की, कभी उन्होंने युवाओं की सेवा नहीं की। तो युवा पढ़ा लिखा युवा है, चलो ये तो मान लो श्यामलाल कॉलेज का युवा है, कोई पेड़ तो नहीं है। अगर श्यामलाल कॉलेज के युवा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा है या यूथ कांग्रेस के युवा है, युवा उसी के साथ जुड़ता है जिसके अंदर उसे प्रतिभा दिखाई देती है, अपना भविष्य दिखाई देता है। एक जो युवा किसी कंपनी में नौकरी करने जाता है, सबसे पहले देखते हैं उस कंपनी का धरातल क्या है, उस कंपनी में मेरी ग्रोथ कैसे होगी। तो यूथ भी उसी कंपनी में नौकरी करने जाता है जिसमें उसे ग्रोथ दिखाई देगी। तो जो भी मेरे बारे में बोलते हैं उनकी ग्रोथ खुद भी खत्म हो चुकी है, दूसरा ग्रोथ क्या देंगे। मेरे अंदर लोगों को अपना भविष्य दिखाई देता है। आज के यूथ को, आज के नौजवान साथियों को दिखता है संजय गौड़ के साथ हमारा भविष्य है। संजय गौड़ हमें वो मान सम्मान दे सकता है, संजय गौड़ हमें उस मंजिल तक ले जा सकता है कि जहाँ हमारे माँ बाप ने हमें भेजने की सोच रखी है। इसलिए युवा मेरे साथ जुड़ता है। युवा तो उसी के साथ जुड़ेगा ना जिसके साथ भविष्य दिखाई देगा। जिसका खुद का कुछ भविष्य नहीं है वो युवा को क्या जोड़ेगा। पर सर इस तरह से जैसे उन्होंने इलेक्शन के बीच में चीजें उठाई, मुद्दे उठाए, कॉलेज के छात्रों को आपके साथ जोड़ दिया और ये कहना कि हम बहुत मजबूत है, कितने हद तक ठीक है? देखिए, मजबूत जो था वो आपके सामने आ गया रिजल्ट में। वो लोग 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, 35 साल का क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद में आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़े, आप उम्मीदवार के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे। मेरे लिए सब बराबर है, जिन्होंने बोला वो भी मेरे बड़े भाई हैं, जो बीजेपी से लड़े वो भी हमारे बड़े भाई हैं, जो झाड़ू से लड़े वो भी हमारे बड़े भाई हैं। सभी उम्मीदवारों के प्रति मैं बहुत सम्मान रखता हूँ। सभी को जनता ने भरपूर प्यार और सहयोग दिया। किसी के बारे में गलत बोलना मेरा नेचर नहीं है, उनका नेचर हो सकता है। किस तरह से सर आप अपनी राजनीतिक जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे? अब से 5 साल बाद हम आपको कहाँ देख सकते हैं? देखिए, मैं निरंतर लोगों की सेवा करूंगा और सेवा करने वालों को भगवान होता है और वो भगवान मुझे मेरी मंजिल तक कभी ना कभी पहुंचाएगा जरूर। मैं उस सड़क पर चल रहा हूँ जो कभी खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है जो योगी, मोदी और केजरीवाल के नाम पे वोट जा रहे हैं लोगों के, क्या मेंटालिटी होगी उनकी? सबसे पहले तो केजरीवाल जी को उठाते हैं, आबकारी नीति लेकर आए, काफी सारी चीजें लाए, उनके जितने मंत्री है वो जेल में गए। आज जब वो जीत गए उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से बोल दिया कि जो पहले सरकार बोल रही थी वो सब गलत है, हम ईमानदार पार्टी हैं। दूसरी तरफ मोदी जी जिस टाइम रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तो उन्होंने एक कैबिनेट बैठक बिठा दी। क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, दोनों सरकारों के जो कार्यकलाप है वो पिछले 8 सालों से जनता झेल रही है। अब जनता इनके बहकावे में फिर दोबारा एक बार आई है और आने वाले 5 सालों में आपके सामने सारी कलें खुल जाएगी। ये लोग ना जनता के बीच में आएंगे। और जो केजरीवाल जी इस दुनिया के नहीं, इस देश के सबसे बड़े झूठे हैं। कूड़े का पहाड़ जो इन्होंने एक मुहिम चलाई, वो कूड़े का पहाड़ का कोई मुद्दा ही नहीं है। हटा के वहाँ से पार्क बनाना कूड़े का पहाड़ हटा देंगे तो इनसे ये पूछिए कूड़ा डंप कहाँ से होगा। ऐसा केजरीवाल जी पता नहीं कौन सी डिग्री लेकर आए, मेरे हिसाब से तो उनकी डिग्री चेक कराएंगे तो डिग्री में भी कोई मान्यता नहीं मिलेगी आपको। आप उनसे पूछिए आप कूड़े का पहाड़ क्या होता है। आप कहीं भी कूड़ा डंप करेंगे, विश्व में कूड़ा हर जगह डंप होता है। इन्होंने तो क्या विज्ञापन के आधार पर लोगों की मानसिकता के साथ खेला है और इन्होंने जो किया आने वाले टाइम में जनता को इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जनता ने इन्हें वो तो दे दिया, सीटें तो दे दी, इनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। हाउस टैक्स फ्री करके ला रहे हैं, सारी चीजें वो फ्री कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जनता फ्री पर जा रही है? क्योंकि आपने भी चार वार्ड के अंदर इलेक्शन लड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि जनता अभी भी फ्री में बिलीव रखती है? जनता फ्री में बिलीव नहीं रखती, जनता इनके झूठे विज्ञापनों को झांसे मारी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई मुख्यमंत्री झोली फैलाकर भीख मांगता है तो उसका नाम केजरीवाल। क्योंकि मुसीबत के समय पर आदमी को पहले जोड़ना चाहिए। हम भी अपने घरों में काम करते हैं, आप भी करते हैं। जो भी आदमी के जीवन में कुछ जोड़ेगा नहीं वो आगे कैसे करेगा। आपने देखा पीछे कोविड आया, कोरोना आया, हाहाकार मच गया दिल्ली में, केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए। सबसे पहले केंद्र सरकार से मदद मांगी तो मुझको मदद चाहिए क्योंकि इनके पास बैकअप ही नहीं है। और जो ये बैकअप नहीं है, एक जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सब कुछ जनता के ऊपर थोप देंगे। जैसा कि आपने श्रीलंका के अंदर देखा है, जो श्रीलंका का हाल हुआ है केजरीवाल जी उसी हाल को देश और दिल्ली का करना चाहते हैं। सर जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादातर स्मृति ईरानी बहुत ट्रोल करती है राहुल गांधी को। हाल ही में पूजा के दौरान उन्होंने एक चादर ओढ़ी थी जिसपे ओम नमः शिवाय लिखा था, पर वो उल्टा लिखा था। उन्होंने ट्वीट करके बोला कि ओम नमः शिवाय आप लिख रहे हो पर हिंदुत्व निभा रहे हो, पर वो उल्टा हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी गिर रही है वो बीजेपी के बारे में ट्रोल करने से गिर रही है, या फिर ये लोगों की मेंटालिटी बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रही है? आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मृति ईरानी को सपने में भी राहुल गांधी दिखाई देते हैं। उनको कितनी टेंशन, उनकी चिंता है। हमारे राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से कितने टेंशन में बीजेपी है। उनकी चादर पे देख रहे हैं ओम नमः शिवाय क्या है, उनकी टी शर्ट को चेक कर रहे हैं कौन सी पहनी है, उनकी पैंट को चेक कर रहे हैं, उनके जूते चेक कर रहे हैं। इसका मतलब टेंशन है ना। मेरे बराबर में कोई दूसरा ऑफिस खुलेगा तो पहली बात तो मुझे अपने ऑफिस से मेरे पास क्लाइंट आएंगे, मेरे को अपने काम से फुर्सत नहीं होगी। अगर मैं देखूँ उस ऑफिस में कौन सा क्लाइंट आ रहा है, उसकी कुर्सी कैसी है, उसका इंटीरियर कैसा है, तो इसका मतलब मुझे उससे टेंशन है ना। बीजेपी पूरी तरीके से चिंता
चिंताग्रस्त है राहुल गांधी जी को लेकर, और आने वाला समय राहुल गांधी जी का होगा, ये बात तय है। सर अभी आने वाले इलेक्शन दोबारा जो होने वाले हैं उसको लेके आप क्या रणनीति तैयार करोगे, किस तरह से अपने यूथ को एनकरेज करोगे? देखिए, हम गली गली में और मोहल्ले में जितने भी हमारी कांग्रेस की टीम कमजोर थी, उस टीम को दुरुस्त करेंगे, और इस चुनाव से हमने बहुत कुछ कमाया, हमने खोया नहीं है, मैं बहुत खुश हुआ। पर इस चुनाव से आपने सीखा क्या? मैंने इस चुनाव से ये सीखा कि पूरे वार्ड में, मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ, पूरे वार्ड में कांग्रेस की जहाँ टीम नहीं थी वहाँ टीम बनाएंगे, और आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कांग्रेस यहाँ से बहुत मजबूत स्थिति में उन कार्यकर्ताओं के क्रियाकलापों के आधार पर एक मजबूत धरातल यहाँ पर खड़ा करेगी कांग्रेस। क्योंकि करदमपुरी वार्ड इसका नाम दे दिया गया, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये करदमपुरी मतलब मॉडर्न एरिया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में दोबारा, अभी जैसे हिंदू की सरकार आई है, तो आने वाले टाइम में फिर से क्या जितने मुस्लिम समुदाय हैं आपकी तरफ आएंगे, या वो फिर से अगर कोई केजरीवाल स्कीम ले आते हैं तो उसकी तरफ मूव कर जाएंगे? देखिए, मैं किसी के भी बारे में प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, और बात मुस्लिम समाज की है, मुस्लिम समाज बड़ा भावनात्मक होता है। आप उसके साथ जुड़ेंगे, आप उनके काम कराएंगे, आप उनके सुख दुख में शरीक होंगे, तो मुस्लिम समुदाय उसके साथ हो जाएगा। और जो भी मेरे साथ आए हैं, मैं उनको बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा बिल्कुल नहीं। आज जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, केजरीवाल जी आ जाए, चाहे हज़ारे जी आ जाए, चाहे हिंदुस्तान में कोई भी ताकत है, वो मेरे से घटने वाले नहीं है। मैं उनकी संख्या में इजाफा करूँगा, वो मेरे से घटेंगे नहीं। क्योंकि मैं आज आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, इस टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सुख में, दुख में, हानि में, बीमारी में कोई उनके साथ खड़ा होना खड़ा हो, संजय घोष 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहेंगे। सर कोरोना टाइम में ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको अपना घर परिवार छोड़कर लोगों की सेवा करने उतरना पड़ा? उस टाइम बीजेपी से कुसुम तोमर जी हमारी निगम पार्षद थी, जो आधी गली सैनिटाइज करती थी और आधी गली छोड़ के वो फोटो खींच के भेज देती थी, लेकिन आपको अपने बच्चों का डर नहीं था, आपको ये नहीं था कि कोविड के दौरान आपकी फैमिली में उसका इम्पैक्ट आ सकता है। आपकी क्या मजबूरी रही कि आपको लोगों के बीच उतर के समाज सेवा करना पड़ा? देखिए, मेरी मजबूरी नहीं थी, ये मेरे दिल की मजबूती थी। आप इसे मजबूरी का नाम दीजिए मत दीजिए, इसे मजबूती का नाम दीजिए। सर और कुसुम मजबूरी तो, से ये कह सकते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा था तो आपको मजबूरी में उतरना पड़ा? कोई काम करता या ना करता, मैं तो काम करता ही करता। और कुसुम तोमर जी ने आधी गली सैनिटाइज की, आधी गली छोड़ दी, तो आज जनता ने आधा उन्हें सैनिटाइज कर दिया, आधा जनता ने उन्हें छोड़ दिया। आज कुसुम तोमर जी का जो रिजल्ट आया, वो जनता ने उनको बता दिया कि आप किसी पद पर अगर रहेंगे और आप काम नहीं करेंगे तो जनता उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। एक आखिरी सवाल मेरा, कपिल मिश्रा यहाँ आकर भड़काऊ भाषण देकर जाते हैं जिस दौरान यहाँ लड़ाई होती है हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच। आज वही कपिल मिश्रा बाबरपुर वार्ड के अंदर आकर मुकेश बंसल जी को सपोर्ट कर जाते हैं, तो क्या रीजन रहा कि लोग मुकेश बंसल जी की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए, या फिर ये भी एक राजनीति थी? देखिए, समय होता है हर पार्टी में, आज उनका समय है और जनता उनको समझने में देर कर रही है, लेकिन आने वाला समय बहुत भयानक होगा। कपिल मिश्रा जैसे लोग हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो दंगे हुए, ये कपिल मिश्रा जैसे लोगों के ये कहने पर हुए, और खुद बीजेपी ने और कपिल मिश्रा ने जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब ये कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, तो खुद उन्होंने एफिडेविट दिया कि अभी माहौल सही नहीं है, जब माहौल सही होगा हम इनके खिलाफ FIR कर देंगे। लेकिन समय निकल गया, उन जजों के ट्रांसफर भी हो गए। तो ये जो अराजकता का माहौल, जो सांप्रदायिकता का माहौल बीजेपी ने पूरे देश में बना रखा है, ये बहुत जल्दी टिकने वाला है नहीं, और सब ये साफ हो जाएगा और एक दिन सवेरा निकलेगा, सवेरा निकलेगा, चारों तरफ खुशी खुशी होगी। सर आखिरी बार मैं आपसे पूछ रही कि आपको किसी हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, किसी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारी जनता से क्या कहना चाहते हैं कि आपसे 5 साल बाद हम किस संजय गौड़ को देखेंगे? देखिए, संजय गौड़ आपके बीच में है, और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपका कोई काम यदि ये जीते हुए निगम पार्षद नहीं करवाते, और आपका कोई काम ये जीते हुए MLA या MP नहीं करा सकते, आप निसंकोच किसी भी समय संजय गौड़ को फ़ोन कर सकते हैं। 100% आपका काम करा के दूंगा, और अब से 5 साल बाद संजय गौड़ आपसे दुगनी तिगनी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा और चुनाव जीतेंगे। जय श्री राम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय गौड़ जी। इसी तरह तमाम देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहे शॉर्ट न्यूज़।